हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम पटवारी और वीडियो के लिए प्राचीन इतिहास कवर करने वाले हैं। मैराथन वीडियो में हम लगभग 1 सवा घंटे में प्राचीन इतिहास पूरा थ्योरी के साथ कवर करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू आप 50-100 करके अगर वो क्वेश्चंस नहीं आए एग्जाम में तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप पूरी थ्योरी कवर करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या करना है कि आपको ये वीडियो सिर्फ सुनना है। मैं बोलूँगा, आप सिर्फ सुनेंगे। नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके अलावा सिर्फ सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। हम पूरा इतिहास कवर करेंगे। तो देखिए, इतिहास के हम 3 हिस्से मानते हैं, जिनमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास हम मानते हैं लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। उसके बाद 2500 बीसी से लगभग 712 बीसी। ये दोनों पार्ट किस में आते हैं? प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास के फिर हम 3 हिस्से करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मतलब कि इतिहास से पूर्व का काल, इतिहास वाला काल। इस तरीके से इतिहास का मतलब होता है कि वो चीजें जो हमें ज्ञात हैं, जिन पे तिथि पूर्ण रूप से जिनकी हमें ज्ञात है, जो लिखित रूप में हमें प्राप्त है और जिनको हम समझ सकते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। क्या क्या कि एक तो उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, समय का ज्ञान होना चाहिए, इसके अलावा के साक्ष्य हमारे पास होने चाहिए। ये 3 चीजें जब हमारे पास होती हैं, तब हम की घटना को इतिहास से जोड़ते हैं। तो ऐसा समय जिनका हमें तिथि का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, या साक्ष्य जिनके पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है, उसमें हम पूर्व इतिहास या प्रागैतिहासिक काल मानते हैं। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल के बाद इतिहास को हम बांटते हैं 3 हिस्सों में। कौन कौन से? प्राचीन, के बाद मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम सिंधु घाटी से लेके लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेके और 712 एडी तक मानते हैं। 712 में क्या हुआ? 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है। वहां से फिर हम इतिहास का दूसरा पहलू पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 712 से लेके लगभग 1708 औरंगजेब की मृत्यु तक। उसके बाद 1708 से लेके और 1708 से वर्तमान तक कहिए, या भारत की आज़ादी या 1950 संविधान लागू होने तक, से हम मानते हैं आधुनिक इतिहास का हिस्सा। तो प्राचीन इतिहास हम कवर करेंगे इस वीडियो में, 2500 बीसी से 712 एडी तक का इतिहास। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राचीन इतिहास को हम बांटेंगे कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में, जिसमें पहला था कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में फिर हम फर्दर डिवाइडेशन करेंगे। कौन कौन से? पहला है पाषाण युग, या जिसको कहा जाता है स्टोन एज। स्टोन एज में सबसे पहले पुरापाषाण काल, 5 लाख बीसी से 8000 बीसी तक, मतलब 8000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या हुआ? इसी काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया सबसे पहले। इसने पत्थरों से कुछ औजार बनाए, जिनको क्या कहा गया? इंडेक्स, एलनर्स या स्क्रैपर्स, या क्या कहा जाता है? पेबुल। पेबुल नाम से भी पूछता है, पेबुल कहा जाता है। इंडेक्स, पेबुल। ये कौन से समय की घटना है? पुरापाषाण काल की। इस काल में मनुष्य क्या करता था? शिकारी होता था। मनुष्य शिकार पर निर्भर करता था। खेती इस समय तक शुरू हुई नहीं थी, तो मनुष्य जो था वो जानवरों के साथ, सबसे पहले मनुष्य ने जानवरों का शिकार करना शुरू किया। उसके बाद कुछ जानवरों को पालतू जानवरों के रूप में पालना स्टार्ट किया। किसके लिए? दूध के लिए, या मांस, या अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। फिर उसके बाद जब खेती करना मनुष्य प्रारंभ करता है, तब मनुष्य स्थायी रूप से एक जगह निवास करना स्टार्ट करता है। देखिए, पुरापाषाण काल के साक्ष्य में क्या कहाँ से मिलते हैं? बोलन घाटी, सोहन घाटी क्षेत्र, और इसके अलावा नर्मदा घाटी क्षेत्र।
प्राचीन जो मनुष्य था उसके ज्यादातर साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, किसी नदी घाटी के आसपास, क्योंकि जहाँ पानी की व्यवस्था होगी, जहाँ अन्न की व्यवस्था होगी, फल फ्रूट्स, क्योंकि उस समय खाने के लिए यही चीजें थी, मनुष्य खेती नहीं कर रहा था तो पेड़ पौधों पे या जानवरों पे निर्भर था, तो इसलिए इनके साक्ष्य कहाँ से मिले, सबसे पहले हमें बोलन घाटी, सोहन घाटी और नर्मदा रिवर। तो पुरापाषाण काल से हमें क्या याद रखना है, एक इसका समय काल 5 लाख बीसी से 8000 बीसी तक। इसमें हमें क्या क्या मिला, इंडेक्स जिनको पेबल कहा जाता था या स्क्रैपर्स, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, बोलन घाटी, सोहन घाटी और नर्मदा घाटी। इसके अलावा इस काल की हमें कुछ गुफा चित्रकारी भी मिलती है जो भोपाल के भीमबेटका से मिलती है। भीमबेटका में जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं वो कौन से काल के हैं, पुरापाषाण काल के। इसके बाद आते हैं हम किस पे, मध्यपाषाण काल। इसके बाद आते हैं मध्यपाषाण काल। समय काल क्या है, 800 बीसी से 400 बीसी। इस काल में 4000 बीसी आएगा यहाँ। इस काल में हथियारों का आकार छोटा होना शुरू हुआ। शुरुआत में मनुष्य बड़े हथौड़े या बड़ी कुल्हाड़ियों के रूप में उनका उपयोग करता था। उसके बाद जब उसने पत्थरों की मदद से ही एक दूसरे हथियारों मतलब पत्थरों को तोड़ना स्टार्ट किया, तो उसके बाद कुछ इस प्रकार के अस्त्र बनाना उसने शुरू किया, कुल्हाड़ी टाइप के। तो इनको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। माइक्रो मतलब होता है कि छोटे, और लिथ का मतलब होता है पत्थर, यानी कि छोटे पत्थर। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की। पशुपालन के राजस्थान में भी साक्ष्य मिलते हैं, बगरू नहीं है, बागौर है। पशुपालन के राजस्थान में साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले या भारत के माने जाए या राजस्थान के, कहाँ, बागौर से। बागौर सभ्यता जो थी वो मध्य पाषाण काल की सभ्यता थी। यहाँ से मनुष्य के पशुपालन की शुरुआत मिलती है। तो अगर प्रश्न आए कि बागौर सभ्यता में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और बागौर सभ्यता कहाँ स्थित है, राजस्थान में। मानव कंकाल के भी अवशेष मिले, जैसे कि सराय नहर, प्रतापगढ़। इसको आप छोड़ सकते हैं, याद नहीं करना है, लेकिन बागौर आपको याद रखना है, क्योंकि हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, सभ्यताएं पढ़ेंगे, तो सभ्यताओं में बागौर सभ्यता हम पढ़ते हैं किसमें, मध्य पाषाण काल में। इसके बाद आता है कौन सा, नवपाषाण काल। इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। कृषि के जो सबसे पहले साक्ष्य हमें मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, बलूचिस्तान से। पाकिस्तान क्या था, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। कौन कौन सी फसलें, जौ, गेहूं और कपास। तो इसमें नवपाषाण नवपाषाण काल में हमें क्या याद रखना है कि कृषि के जो सर्वप्रथम साक्ष्य थे वो कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ नामक स्थान से। और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। चावल की खेती के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि कहाँ से मिलते हैं, ओल्ड डेहवा नाम की जगह है, इलाहाबाद, यूपी में। जम्मू कश्मीर से बुर्ज होम नामक स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि धीरे धीरे मानव ने जानवर को क्या करना शुरू कर दिया था, पालतू बनाना शुरू कर दिया था। शिकार से वो किस पे आ गया था, खेती पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था। बुर्ज होम से ही कुछ मिट्टी के बर्तन भी हमें मिलते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने 3 काल पढ़े, कौन से, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में समय 5 लाख बीसी से लेके 8000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल में समय 8000 से लेके 4000 बीसी तक, और 4000 से लेके 2500 बीसी यानी कि सिंधु घाटी तक। 5 लाख से 8000 बीसी तक। इसमें मनुष्य क्या था, मनुष्य शिकारी प्रवृत्ति का था, बड़े अस्त्रों का प्रयोग करता था, बड़े अस्त्रों का प्रयोग करता था, जिनको क्या कहा जाता था, इंडेक्स या पेबुल कहा जाता था या स्क्रैपर कहा जाता था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य छोटे अस्त्रों का प्रयोग करने लगा, जिन्हें क्या कहा हमने, माइक्रोलिथ। के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, बागौर नामक स्थान भीलवाड़ा में स्थित है। उसके बाद नवपाषाण काल, इसके साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से। इस समय मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया, और जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम नामक स्थान पर
मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता लगता है कि मनुष्य ने जानवरों के साथ अपना जीवन यापन स्टार्ट कर दिया था। तो ये था हमारी इतिहास की कुछ शुरुआती इतिहास की जानकारी। अब हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? आद्य ऐतिहासिक काल से, प्री हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल में हम कौन कौन से पढ़ते हैं? इंडस वैली, के बाद वैदिक काल, इंडस वैली लगभग 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। वैदिक काल 1500 बीसी से लेके 1000 या आगे मानो तो 612 तक वैदिक काल, जिसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय काल है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी, अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना चाहें तो 1750 बीसी, 2500 बीसी से 1750 बीसी। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहे जाते हैं, ने फॉसिल्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। फॉसिल क्या होते हैं? जीवाश्म को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और उन पर खोज स्टार्ट की 1856 में। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इंडियन म्यूजियम, बिगेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, कलकत्ता में स्थित है। 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन के समय आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। 1905 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने शुरुआत की थी, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय आर्कियोलॉजी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना होती है 1905 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता में। देखिए चेयरमैन बनाए जाते हैं कौन? जॉन मार्शल। इन्होंने दो लोगों को काम दिया खुदाई करने का। सबसे पहले दयाराम साहनी, 1921 में इन्होंने हड़प्पा नामक नगर की खोज की। राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की। किसने? मोहनजोदाड़ो की खोज की राखलदास बनर्जी ने। उसके बाद दयाराम साहनी ने की हड़प्पा की खोज। इसी को मिला के क्या कहा जाता है? इंडस वैली। क्यों? क्योंकि ये इंडस रिवर जो थी उसके किनारे पे इसके सारे शहर हमें मिलते हैं। तो अगर किसी नदी घाटी के किनारे पे कोई सभ्यता मिलती है तो उसी नदी घाटी के नाम पे उसका नाम दिया जाता है, या फिर जो शहर सबसे पहले अस्तित्व में आता है उसके नाम पे हम उसका नाम देते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा किसने? दयाराम साहनी ने। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पे स्थित थी। अब देखिए इसका जो विस्तार था, उत्तर में मांडा, जगह याद रखनी है, कौन सी नदी पे? चिनाब रिवर पे। पूर्व में आलमगीर, हिंडन रिवर पे। उसके बाद दक्षिण में दैमाबाद, गोदावरी नदी पे। और पश्चिम में सुतकेंगेडोर, कौन सी नदी पे? दास्क रिवर पे, दास्क नदी पे। तो मांडा उत्तर, दैमाबाद दक्षिण। मांडा, दैमाबाद, आलमगीर, सुतकेंगेडोर। तो कहाँ कहाँ? मांडा, दैमाबाद, आलमगीर और सुतकेंगेडोर। कहाँ कहाँ, कौन कौन सी रिवर पे स्थित है? उत्तर वाला चिनाब रिवर पे, दक्षिण वाला गोदावरी, पूर्व वाला हिंडन और पश्चिम वाला दास्क। तो ये नदियां याद रखनी है। इसके बाद ये एक कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इस तरीके से जो हमें इसके शहर मिलते हैं वो इस आकार में मिलते हैं। इसी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण प्रारंभ किया। इसलिए ये सभ्यता कैसी कही जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन। लोहे का आविष्कार अभी नहीं हुआ था, लोहे की खोज नहीं हुई थी, सॉरी। तो लोहे की खोज होगी 1000 जो ईस्वी, मतलब फर्स्ट जो ईस्वी है 1000 बीसी, वहां से लेके और
पहली शताब्दी जो थी इसके बीच में लोहे का प्रयोग स्टार्ट होगा, लेकिन इससे पूर्व कांसे का प्रयोग होता था। तांबे और टिन को मिलाकर करते थे। तो इसके पूर्व की सभ्यताएं कौन सी थी? कांस्ययुगीन सभ्यताएं। और स्थान कहाँ कहाँ? उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुत केंगेडोर। अब बात करते हैं इनके स्थानों की। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला है, उसमें स्थित है। 1921 में कौन सी नदी? रावी नदी। खोज किसने की? दयाराम साहनी। इसको याद रखने की ट्रिक है क्या? हरा, हड़प्पा सभ्यता, रावी नदी। उसके बाद मोहनजोदड़ो, लरकाना पाकिस्तान। ये स्थान याद नहीं रखने, अगर एग्जामिनर देता है फैक्ट्स के रूप में या स्टेटमेंट के रूप में, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मोहनजोदारो, लरकाना पाकिस्तान। 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता। खोज किसने की? आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने। उसके बाद सुत केंगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे। आर.एल. स्टेम इन्होंने खोज की। जो इंपोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, याद रखने। एक हड़प्पा याद रखना है, हड़प्पा, रावी नदी, दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो, सिंधु नदी, आर.डी. बनर्जी। चनहुदड़ो याद रखना है हमें, कौन सी नदी पे? सिंधु नदी पे। और किसने खोज की? एम.जी. मजूमदार। इसी की खोज के दौरान इनकी हत्या हो गई थी। इसी के चक्कर में ये कहीं गए थे और किसी डकैत ने इनको मार दिया था। उसके बाद रंगपुर, साबरमती, एम.एस. वत्स, रोपड़। रोपड़ याद रखना है, सतलज नदी के किनारे, वाई.डी. शर्मा। तो कौन कौन से याद रखने? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, रोपड़ और उसके अलावा लोथल याद रखना है। 1955 में भोगवा नदी को आप याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक है क्या? लोभी, लोथल, भोगवा नदी। किसने खोज की? एस.आर. राव ने। कालीबंगा राजस्थान में हम विस्तार से पढ़ेंगे। 1953 घग्गर नदी के किनारे, अमलानंद घोष। तीन लोग थे इसमें, अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर। तीन लोगों ने इसकी खोज की थी क्रम से। तो अमलानंद, बीबीलाल और बीके थापर। इसके बारे में हम राजस्थान में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद आलमगीरपुर 1958 में पूर्वी किनारा, हिंडन। इसने वी.डी. शर्मा ने। बनावली हरियाणा 1973 सरस्वती नदी के किनारे, खोज किसने की? आर.एस. बिष्ट। धौलावीरा, रविंद्र सिंह बिष्ट नाम है इनका पूरा। धौलावीरा 1990 में भोगवा नदी के किनारे, आर.एस. बिष्ट। उसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा में 1990 सरस्वती नदी के किनारे, प्रतीक मुगल। तो कौन कौन से याद रखने हैं हमें? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा नगर है उसके बारे में याद रखना है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। उसके बाद मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और खोजकर्ता कौन है? आर.डी. बनर्जी। इसके बाद चनहुदड़ो 1931 इंडस रिवर के किनारे, एम.जी. मजूमदार। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, वाई.डी. शर्मा। लोथल भोगवा नदी के किनारे, एस.आर. राव। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। इसके अलावा धौलावीरा 1990 भोगवा, रविंद्र सिंह बिष्ट। और राखीगढ़ी सरस्वती नदी के किनारे। सिर्फ ये याद रखने आपको। खोजकर्ताओं के नाम 4 के तो आपको एटलीस्ट याद रखने हैं। दयाराम साहनी याद रखने हैं, हड़प्पा सभ्यता। राखलदास बनर्जी हड़प्पा नगर, राखलदास बनर्जी याद रखने हैं, मोहनजोदाड़ो नगर। के बाद जो एस.आर. राव, लोथल, एस.आर. राव, लोथल। इसके बाद जो रविंद्र सिंह बिष्ट, धौलावीरा और बनावली। इतने तो आपको एटलीस्ट 4 नाम तो याद रखने हैं इसमें। अब बात करते हैं इन स्थानों से क्या क्या मिलता है। देखिए, सबसे पहला नगर है हमारा कौन सा? हड़प्पा। पहला स्थान है कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्षों का क्या है? बृहद अन्नागार। क्या है? बृहद अन्नागार। तो पहली चीज, अन्नागार कहां से मिला? हड़प्पा से। अन्नागार लगभग हर
साइट से मिले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अन्नागार है वो कहाँ से मिला है हमें? हड़प्पा से। इस सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं, जौ और कपास। उसके बाद यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है, R37 नाम है उसका। 37 में 37 समाधियां मिली है वहां से। शवों को केवल दफनाने की प्रथा हड़प्पा में थी। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिलती है। उर्वरता की देवी की मूर्ति मतलब एक महिला है जिनके गर्भ से क्या है, एक पेड़ निकल रहा है, तो उसको उर्वरता की देवी का नाम दिया गया है। शंख का बना हुआ बैल कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। तो क्या क्या स्थान मिले? वृहद अन्नागार, कब्रिस्तान, उर्वरता की देवी और शंख का बना हुआ बैल। वृहद अन्नागार, गेहूं जौ की फसल, कब्रिस्तान, इसके अलावा शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान, उर्वरता की देवी की मूर्ति और शंख का बना हुआ बैल। तो बाद अगला है अपना मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत क्या है? विशाल अन्नागार। लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार। इस तरीके से एक स्नानागार मिला है। इसके साइडों में कमरे बने हुए हैं, यहाँ सीढ़ियां बनी हुई हैं। उसका नाम है क्या? विशाल स्नानागार। देखिए अन्नागार यहाँ से भी मिला है, अन्नागार लगभग हर साइड से मिलेगा, लेकिन विशाल स्नानागार याद रखना है कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। और अन्नागार याद रखना है कहाँ से? हड़प्पा से। नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। तो यहाँ याद कीजिए, नटराज कहाँ से? मोहनजोदाड़ो। सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो हड़प्पा से क्या मिला है हमें? हड़प्पा से हमें मिला है उर्वरता की देवी की मूर्ति। तो उर्वरता की देवी कहाँ से? हड़प्पा। और मोहनजोदाड़ो से नटराज की मूर्ति या भगवान शिव की मूर्ति। भारत का सबसे पुराना नृत्य कला शिव तांडव, वही भगवान शिव की जो नटराज मूर्ति है उसी की बात हो रही है। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो से। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, इस तरीके से एक महिला है, को त्रिभंग मुद्रा में कहा जाता है, मतलब कि तीन शरीर में तीन जगह बैंड है, जैसे हाथ कमर पे जिस रखते हैं वो मूर्ति मिली हुई है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। एक हाथ में चूड़ियां हैं और त्रिभंग जो वो है मुद्रा में है। तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य मिला है, महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिला है और एक श्रृंगार बॉक्स मिला है। देखिए इसको एक लेम सी ट्रिक है अगर आपको याद रखनी है तो, जितनी भी हिंदुओं से जुड़ी हुई चीजें हैं वो लगभग कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। और याद करने के लिए, और जो मोमडन या मुस्लिम धर्म से अगर आप कनेक्शन बिठा पाए तो कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। इसके अलावा वहां से एक चीज याद रखनी है, उर्वरता की मूर्ति। बाकी जितनी हिंदू धर्म से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि भगवान शिव की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह, और इसके अलावा ये नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कांसे की बनी हुई है, ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। तो ये आप एक कनेक्शन सा थोड़ा सा रख सकते हैं, वैसे कोई अच्छी ट्रिक नहीं है ये, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए ठीक है। तो आता है चनहुदड़ो। इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी? शहरी सभ्यता। यहाँ से हमें गोल ईंटें मिलती हैं, बाकी जगह से चौकोर ईंटें मिलती हैं 1/2/4 के आकार में, लेकिन यहाँ से कैसी ईंटें मिलती हैं? गोल ईंटें। बेलनाकार मोहरें मिलती हैं। देखिए गोल ईंटें, बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली? चनहुदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र, चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साथ, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एक हाथी का दांत, ये भी रहने दीजिए। यहाँ से क्या याद रखना है हमें कि एकमात्र ग्रामीण चित्र कौन सा था? चनहुदड़ो। बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली? चनहुदड़ो से। इसके बाद लोथल। लोथल इंपोर्टेंट है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की तरह। देखिए लोथल ये सभ्यता का बंदरगाह था। इससे एक ही प्रश्न बनता है लगभग यही कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से। ये वाणिज्यिक राजधानी कही जाती है। फारस की मुद्रा भी मिलती है, बंदरगाह है तो वहीं व्यापार अधिक होगा, तो इसलिए दूसरे देश की मुद्रा कहाँ से मिली? लोथल से। घोड़े की अस्थियां मिलती हैं, चावल के दानों के साक्ष्य मिलते हैं, एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानियां भी, जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो जुड़वा राजधानियां कौन कौन सी? हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ रिवीजन करने आए हैं, आपने पहले पढ़ रखा है, तो वो कौन सा इतिहासकार था जिसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कहा? ये आप कमेंट, अभी वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा। तो ये हुआ हमारा कौन सा? लोथल। ठीक है, तो एक बार वापस से हम रिवाइज करेंगे इसको देखने के बाद। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे जिन्हें भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, या ब्रुस्टोफेदन लिपि के नाम से भी पूछता है, ब्रुस्टोफेदन। इस तरीके से लिखी जाती है, इस तरीके से यह लिपि राइट टू लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट टू राइट। हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें किस तरीके से लिखा गया है? इस तरीके से। तो क्या कहा जाता है? ब्रुस्टोफेदन लिपि। लगभग 1750 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का अंत बाढ़ आ जाने के कारण हो जाता है। कुछ लोग प्रशासनिक असफलता बताते हैं, कुछ लोग आक्रमण बताते हैं आर्यों का, लेकिन सबसे जो मान्य मत है वो क्या है कि बाढ़ आ जाने के कारण। इसके कारण? बाढ़ के कारण। लगभग 3 से 4 विद्वान हैं जिन्होंने इस मत का समर्थन किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ? बाढ़ आ जाने के कारण। समय काल क्या था? 1750। तो देखिए अब वापस से एक मिनट में पूरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? 3 काल पढ़े, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद हमारे किस पे? सिंधु घाटी सभ्यता। समय काल क्या है? जो 2500 BC से 1750 BC तक। उसके बाद हमने क्या पढ़े? उनके स्थान पढ़े। कौन सी जगह? उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुत केंगेडोर। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़े? कुछ स्थान और उनके उत्खननकर्ता पढ़े, जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, उसके बाद लोथल भोगवा नदी के किनारे। इस तरीके से फिर इनके उत्खननकर्ता हमने पढ़े। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे उत्खननकर्ता बीबी लाल, बीके थापर, अमलानंद घोष। फिर हमने कुछ स्थान पढ़े। सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा में क्या हमें मिला? कब्रिस्तान, उर्वरता की देवी की मूर्ति। उसके बाद हमारे मोहनजोदाड़ो, दो फैक्ट याद रखिए हड़प्पा से, उर्वरता की देवी की मूर्ति और 837 कब्रिस्तान। उसके बाद आए हम किस पे? मोहनजोदाड़ो पे। मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिला? स्वास्तिक का चिन्ह, पशुपतिनाथ की मूर्ति, भगवान शिव की नटराज की मूर्ति, कांसे की मूर्ति नृत्य करती हुई बालिका की, महिला की। उसके बाद हम आए किस पे? चनहुदड़ों पे, जहां से हमें गोल मोहरें और क्या मिलता है? बेलनाकार मोहरें और गोल ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। और एकमात्र ग्रामीण नगर कौन सा था? चनहुदड़ो। उसके बाद हमारे लोथल। लोथल से हमें क्या याद रखना है कि यहाँ से हमें क्या मिलता है? जो क्या कहते हैं इसको? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें? लोथल से। इस डॉकयार्ड जिसको कहते हैं। इसके बाद कुछ चीजें और, जैसे कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला हमें? हड़प्पा से। वृहद स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से हमें मिली किसकी मूर्ति? पशुपति शिव की मूर्ति और नटराज की मूर्ति। उर्वरता की देवी की मूर्ति कहाँ से मिली? हड़प्पा सभ्यता से। तो जितने भी कंफ्यूज करने वाले फैक्ट्स हैं उनको आप एक जगह करके याद कीजिए। मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ गई होगी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक अपने वैदिक सभ्यता की तरफ। वैदिक सभ्यता समय काल मैंने आपको बताया क्या? 1500 BC से लेके 600 BC तक। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमें मिलती है, मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो इस क्षेत्र में। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता वाला काल है तो मनुष्य इस क्षेत्र में आना और बसना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जो महाजनपद काल है उसमें मनुष्य गंगा घाटी क्षेत्र में आना स्टार्ट हुआ, तो उसके क्षेत्र में कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से। फिर उसके बाद लगभग दक्षिण की ओर और इस तरीके से पूरे भारत में लोग फैलते गए। तो शुरुआत कहाँ से हुई? सिंधु घाटी से। फिर बढ़ते बढ़ते हम गंगा घाटी की तरफ बढ़ेंगे, इतिहास की तरफ। ठीक है, 1500 BC से 1000 BC तक इसको कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। आपको पता है कि 4 वेद हैं, 4 वेदों में जो सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद, उसी के नाम पे 1500 BC से 1000 BC
ये जो 500 वर्ष का समय काल है इसको कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। 1000 बीसी से 600 बीसी तक इस समय काल को कहा जाता है पोस्ट वैदिक या उत्तर वैदिक काल। में बाकी के 3 वेद लिखे गए और इसमें ऋग्वेद 1500 से 1000 बीसी तक। 1500 बीसी में आर्यन का आगमन हुआ, ये मध्य एशिया से आए। और ये मत कौन देता है? बाल गंगाधर तिलक देते हैं कि वो कहाँ से आए, नॉर्थ जो पोल है उस ध्रुवीय क्षेत्रों से, वहां से आते हैं। और इसके बाद 1500 बीसी में आर्यन आते हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये उत्तरी ध्रुव से आए। दयानंद सरस्वती के अनुसार कहाँ से आए आर्यन? तिब्बत से आए। देखिए इनके स्थान कहाँ से मिलते हैं? कश्मीर, इधर गंगा क्षेत्र, अफगानिस्तान और राजस्थान। संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिम में आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता शुरू की। देखिए सिंधु घाटी तो कैसी थी? नगरीय सभ्यता, लेकिन उसका विनाश हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य ने वापस डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो कैसी सभ्यता स्टार्ट हुई? ग्रामीण सभ्यता, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? कृषि एवं पशुपालन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? व्यापार और वाणिज्य। इस सभ्यता के परिवार सत्तात्मक हुआ करते थे। सिंधु घाटी कैसी मानी जाती थी? मात्र सत्तात्मक। के बाद पितृसत्तात्मक कौन सा माना जाता है? वैदिक काल। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? ऋग्वेद की। देखिए 4 वेद है, हमें पता है। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया 1500 से 1000 बीसी। 1000 बीसी से 600 बीसी तक को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल या उत्तर ऋग्वेद काल कहा जाता है इसको। देखिए ये सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल मिलते हैं, मतलब कि 10 चैप्टर समझ लीजिए आप ऋग्वेद के। सभी मंडलों का संकलन किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने। सबसे पुराना मंडल कौन से हैं? 2 से लेके 7 तक, बाकी माने जाते हैं कि बाद में लिखे गए। नवीनतम मंडल कौन सा है? 10वां। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। इसी मंडल में हमें क्या मिलता है? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। और कौन से मंडल में? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। 10वां मंडल महासूत्र। वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें कौन से मंडल से मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनका जो उत्पत्ति है उसके बारे में मत मिलता है हमें। कौन से मंडल से? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया है? सरस्वती को बताया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु, जिसका बार बार हमें वर्णन मिलता है। गंगा का केवल एक बार वर्णन मिलता है। और यमुना, या जिसको कालिंदी कहा जाता है, इसका वर्णन हमें 3 बार देखने को मिलता है। रुद्र शब्द का उपयोग भी ऋग्वेद में किया जाता है। रुद्र का अर्थ लिया जाता है भगवान शिव से। रुद्र का 3 बार वर्णन मिलता है। शिव का अवतार माना जाता है रुद्र को। सबसे ज्यादा बार पिता शब्द 335 बार उपयोग किया गया है। जन शब्द 275। ये हमें याद नहीं रखने, सिर्फ ये याद रखना है कि उस समय किसकी महत्ता थी और किसकी महत्ता बाद में होना स्टार्ट हुई। इंद्र का 250 बार। तो सबसे प्रमुख देवता कौन माना गया है ऋग्वेद का? इंद्र। देखिए अगर कोई सभ्यता कृषि पे निर्भर है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन होगा? वो जो उसको जल देता है। और हिंदू धर्म के अनुसार जो वर्षा होती है उसका संबंध किससे लिया जाता है? इंद्र से। तो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में किसको माना गया है? भगवान इंद्र को। बाद माता 234 बार। तो यहां से हमें याद क्या रखना है कि ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहा जाता है? पुत्री। देखिए ऋग्वेद में कुछ मंत्र हैं, उनके उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता है? पुत्री। जो प्रश्न आने लायक है उनको मैं अलग से आपको इस तरीके से याद करवाने की कोशिश करूंगा कि ऋग्वेद के जो उच्चारण करता है तो क्या कहा जाता है? पुत्री कहा जाता है। 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद होगा ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता है? पुत्री कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सामवेद के बारे में। तो ऋग्वेद में तीसरा मंडल विश्वामित्र,
गायत्री मंत्र, उसका 10वां मंडल पुरुष सूक्त, और इसमें जो 4 वर्ण हैं उनके बारे में हमें वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के जो उच्चारण करता है उनको कहा जाता है होत्री। उसके बाद आए क्या, सामवेद। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत के 7 सुरों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, सामवेद में मिलता है। इसमें सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन मिलता है। वो जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उसको क्या कहा जाता है, उद्गाता। तो ऋग्वेद का होत्री, सामवेद का उद्गाता। इसके बाद यजुर्वेद। इस वेद के सभी मंत्रों में सभी मंत्र यज्ञों में नियमों से संबंधित एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। तो यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और ये यहाँ मेंशन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। तरीके से यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है, अधर्व्यू। क्या कहा जाता है, अधर। तो क्या क्या हुआ, होत्री, देखिए होत्री, उद्गाता, अधर्व्यू, इस तरीके से। इसके बाद आया कौन सा, अथर्ववेद। इसके सभी मंत्र काला जादू, वशीकरण, उपचार, प्रेत आत्मा, ये ऐसा कहा जाता है कि अथर्ववेद जो है इसको बाद में लिखा गया है ना। तो इसमें जितने भी कर्मकांड और इस तरीके की चीजें हैं वो उनका संकलन किसमें है, अथर्ववेद में। आयुर्वेदिक उपचारों का संकलन किया गया। ये वेद सभी वेदों में सबसे नवीन वेद है। इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो कौन कौन से हुए, होत्री, उद्गाता, अधर्व्यू और ब्रह्मा। होत्री, उद्गाता, अधर्व्यू और ब्रह्मा। होत्री, उद्गाता, अधर्व्यू और ब्रह्मा। ये हुआ हमारा कौन सा, ऋग्वैदिक काल। अब इसके बाद आया कौन सा, हिस्टोरिक पीरियड, 600 BC से। इसको क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। 600 BC से 712 AD मोहम्मद बिन कासिम तक। तो अब हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। समाज मात्र सत्तात्मक था, समाज में कोई बुराइयां नहीं थी, ऐसा माना जाता है। समाज के अंदर डिवाइडेशन नहीं था। उसके बाद आया वैदिक काल। वैदिक काल में 4 वर्णों का उत्पत्ति हुई। इसके अलावा जो समाज था वो पितृसत्तात्मक हुआ, तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी खराब होना स्टार्ट हुई। 4 वर्णों की वजह से समाज की स्थिति थोड़ा खराब होना स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से जब, और जो अंत में जो अथर्ववेद लिखा गया उसमें कर्मकांड और इस तरीके की चीजें थी जिससे कि धर्म थोड़ा दूषित होना स्टार्ट हुआ। तो उनको, और जो समाज था वो कृषि पर निर्भर था। तो समाज जब कृषि पर निर्भर था तो उनके ऊपर धीरे धीरे राजाओं का वो, मतलब राजा उस समय पूर्ण रूप से नहीं होते थे, लेकिन कबीले होते थे, कबीलों के मुखिया होते थे। तो उन मुखियाओं को टैक्स देना पड़ता था, बहुत और भी चीजें देनी पड़ती थी। और जो यज्ञ कर्मकांड वगैरह हो रहे थे उनमें पशुओं की बलि दी जाती थी। और पशु उस समय, जो अगर कोई कृषि प्रधान संस्कृति है उसमें पशुओं की बहुत मान्यता होती है। तो जब बलि प्रथा वगैरह और ये कर्मकांडों का आरंभ हुआ तो इनसे परेशान लोग होना स्टार्ट हुए। तो उनको दूर करने के लिए जो धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हुए, और प्राचीन धार्मिक आंदोलनों में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक बुद्ध धर्म और एक जैन धर्म। वहां से मानी जाती है किसकी शुरुआत, ऐतिहासिक काल की शुरुआत। तो इसमें हम शुरुआत कहां से करेंगे, देखिए 600 BC के 16 महाजनपद हैं। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन मिलता है और जैन धर्म भगवती सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। इनके ये क्वेश्चन आ रखा है, RAS में भी आया हुआ है और शायद वीडियो में भी जहां तक है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो महाजनपद है उनका वर्णन कहाँ मिलता है। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। अब ये हैं कौन कौन से, इनके बारे में मैं आपको, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है नाम याद रखना। हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, 600 BC का धार्मिक आंदोलन।
जैसे मैंने बताया कि जो धर्म था वो दूषित होना स्टार्ट हो गया था, तो उसके पुनरुद्धार के लिए या एक अलग विचारधारा के लिए धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहला कौन आया? बौद्ध और जैन। ये प्राचीन धार्मिक आंदोलनों के रूप में हम ये दो चीजें पढ़ती हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध किस और क्या नाम के रूप में जाने जाते हैं? लाइट ऑफ एशिया, एशिया पुंज के रूप में, एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज के रूप में जाने जाते हैं। जन्म कहाँ हुआ? क्षत्रिय शाक्य कुल में। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन, जो शाक्य कुल के थे। माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया ये कौलीय वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद माता की मृत्यु हो जाती है। ये महामाया। तो ये कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी थी महात्मा बुद्ध की मौसी, फिर उन्होंने इनका पालन पोषण किया। वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और घोड़े का नाम क्या था? कंथक। कंथक। तो स्वयं का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया। उनकी बहन थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने स्टार्ट किया क्या? इनका पालन पोषण करना। उसके बाद इनकी शादी होती है यशोधरा से, उनसे इनके पुत्र होता है कौन? राहुल। और जिसकी सहायता से ये नगर को छोड़ के जाते हैं, उस सारथी का नाम था चन्ना और उस घोड़े का नाम था कंथक। अब इनके बारे में कहानियां वगैरह वो सारी चीजें मैं अभी आपको सुना के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपका जल्दी से 1-1.25 घंटे में ये पूरा पोर्शन जो है वो रिवाइज हो जाए। तो इसलिए जो फैक्ट्स मैं लिख के लाया हूँ, आप केवल वो सुनने की कोशिश कीजिए, उनको याद करने की कोशिश कीजिए। कहानी कभी फुर्सत में किसी बैच में अच्छे तरीके से इनके बारे में विस्तार से सुनेंगे कि इनका नाम महात्मा बुद्ध किस तरीके से हुआ, गौतम बुद्ध किस तरीके से हुआ। जो गौतम है वो जो प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, उन्हीं के नाम से, गौतमी के नाम से इनका गौतम नाम पड़ा, क्योंकि उन्होंने इनका पालन पोषण किया था इस तरीके से। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम कभी फुर्सत में सुनेंगे। तो देखिए क्या क्या याद किया? सिद्धार्थ, स्वयं का नाम, पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। उसके बाद पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक। इसके बाद 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। जब आप इनका पूरा संधि विच्छेद करेंगे तो उसका मतलब यही होता है कि निकलना। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया। महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। 2 गुरुओं से शिक्षा ली, अलग अलग प्रकार की शिक्षा इन्होंने ली। राजगृह में अलार कलाम से, वैशाली में रुद्रक रामपुत्र से। तो 2 गुरु महात्मा बुद्ध के कौन कौन से थे? अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। 6 वर्षों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को गया में निरंजना नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई और यहां से ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध नाम से जाने गए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसको कहा जाता है, वो कहाँ दिया? सारनाथ या वाराणसी में। तो महाविनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में, उसके बाद धर्मचक्र प्रवर्तन जो उनका प्रथम उपदेश था, उसकी घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ वाराणसी में। इसके बाद इन्होंने बुद्ध संघ की स्थापना की। बुद्ध संघ की स्थापना कहाँ की? सारनाथ में। 3 चीजें हैं जिनको फॉलो करने के लिए इन्होंने क्या कहा? बुद्ध, धम्म और संघ। इन 3 चीजों को फॉलो करने के लिए कहा। मिनिमम एज टू ज्वाइन क्या थी? 15 साल अगर आपको संघ ज्वाइन करना है। बौद्ध संघ की गणपूर्ति 20 सदस्यों की थी। एक शिष्य
और दो शूद्र क्या क्या नाम थे इनके, तपस्सु और मलुक या कल्लिक। एक महिला शिष्य थी, कौन, गौतमी प्रजापति, जो इनकी मौसी थी, जिनसे इनको नाम मिला गौतम। तो इससे इनमें ये सारी चीजें याद नहीं रखनी आपको, केवल जो उनके पिता का नाम, माता का नाम, पुत्र का नाम, ये फैक्ट्स पूछ लेता है या दे देता है स्टेटमेंट्स में, तो ये याद रखने हैं। इसके अलावा घटना याद रखनी है कौन सी, महाविनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में। उसके बाद हाँ, यहाँ से इतना ही याद रखना है। इसके बाद याद रखने लायक चीजें क्या है इसमें, जो संगीतियां हुई उनके बारे में। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद और उपाली। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए बुद्ध ने उपदेश, पाली भाषा में। अपने जीवन के अंतिम समय में वे कुशीनगर पहुंचे, जहां अपना उपदेश शुभेच्छु को दिया। 483 बीसी कुशीनगर में अतिसार, डायरिया जिसको कहा जाता है, उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो शुकर का जो मांस था वो इनको खिला दिया गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। ऐसी ये दंत कथा है एक। प्रथम बौद्ध महासंगीति 483 बीसी। देखिए 4 महासंगीतियां हुई। महासंगीति मतलब कि जिनको मीटिंग्स कहा जाता है, आप ये समझिए। तो उन चारों के बारे में आपको याद रखना है। देखिए उनकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको याद रखने की। ए ए ए ये पहली किस राजा के समय हुई, दूसरी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहली किसके समय हुई, अजात शत्रु, अजात शत्रु। उसके बाद दूसरी कालाशोक, शिशुनाग वंश का था, ये हर्यक वंश का। आगे हम पढ़ेंगे सारे वंशों के बारे में। कालाशोक शिशुनाग वंश का। उसके बाद अशोक मौर्य वंश का। अशोक के बाद कनिष्क, के बाद कनिष्क। तो ए इस तरीके से 4 बौद्ध संगीति, उनके 4 राजा। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी, स्थान राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। राजा कौन था, अजात शत्रु, हर्यक डायनेस्टी का। चेयरमैन कौन था, महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था इसका, पहली बौद्ध संगीति का, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, जो अजात शत्रु था उसके समय पे हुई, और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। इसमें 2 पिटकों की रचना की गई। पिटक मतलब कि टोकरी जो होती है उसमें लिख लिख के डालते गए, उनको पिटक कहा गया। कौन कौन सी, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में तो क्या था, बुद्ध की शिक्षाएं थी, इनको किसने संकलित किया, आनंद ने। विनय पिटक में क्या था, बुद्ध संघ के नियम थे, इनको किसने संकलित किया, उपाली ने। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी, किसके समय, अजात शत्रु के समय। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। इसमें क्या हुआ, 2 जो पिटक थे उनकी संकलन किया गया। उनका जो सुत्त पिटक था उसमें बुद्ध की शिक्षाएं थी। देखिए सुत्त और शिक्षा, ऐसे आप याद रख सकते हो। सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं किसने, आनंद ने संकलित की। विनय पिटक नियम, इनको किसने संकलित किया, जो उपाली था उसने। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी, 100 साल बाद। पहली 483, दूसरी 383, 100 साल बाद। स्थान क्या था, वैशाली। पहला कहां था, राजगृह। रूलर कौन था, कालाशोक। पहले में कौन था, अजात शत्रु। चेयरमैन कौन था, सबका मीर, या जिनको सवाक मीर कहा जाता है, सवाक मीर। के बाद कार्य क्या हुआ इसमें, ये बुद्ध जो संघ था वो 2 हिस्सों में जो डिवाइड हो गया। कौन कौन से, स्थावीर और महासंघिक। कौन कौन से, स्थावीर और महासंघिक। तो पहले में तो क्या हुआ, 2 पिटक लिखे गए। दूसरे में क्या हुआ, बुद्ध धर्म जो था वो 2 जो शाखाएं थी, जो बुद्ध धर्मी सॉरी बुद्ध संघ जो था वो 2 शाखाओं में बट गया। कौन कौन से, स्थावीर और महासंघिक। अध्यक्ष कौन था, सवाक मीर। और कहा हुआ, वैशाली में। राजा कौन था, कालाशोक। कौन से वंश का, शिशुनाग वंश का। के बाद तीसरी बौद्ध संगीति 251 बीसी,
कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। मैंने आपको बताया राजा कौन था? अशोक मौर्य वंश का। मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। और दूसरे के कौन थे? सबाक मीर। सबाक मीर। पहले के कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। कार्य क्या हुआ? बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया। इसका नाम क्या रखा गया? अभिधम्म पिटक। की रचना किसने की थी? जो उस समय के बौद्ध भिक्षु थे, अशोक के समय के, उन्होंने। इसके बाद हुई चौथी महासंगीति 78 एडी, कनिष्क के समय। कुषाण डायनेस्टी का राजा था। कुंडलवन कश्मीर में जगह है एक, कुंडलवन। कुंडलवन। राजा कौन है? कनिष्क है। फोर्थ बौद्ध संगीति है। चेयरमैन कौन है? वसुमित्र है। वसुमित्र। वाइस चेयरमैन अश्वघोष। इसमें क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो समाजों में विभाजित हो गया। तो देखिए वापस से रिकॉल कीजिए। पहली बौद्ध संगीति, दो पिटक लिखे गए। दूसरी बौद्ध संगीति संगीति जो बौद्ध संघ था वो दो भागों में विभाजित हुआ, स्थावर और महासंगिक। इसके बाद जो तीसरी थी उसमें तीसरा पिटक लिखा गया। चौथी थी उसमें बौद्ध धर्म दो संघों में विभाजित हो गया। कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, हीनयान और महायान। देखिए हीनयान जो थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा को ऐसे याद रखिए कि ये मूर्ति पूजा को क्या समझते थे? हीन समझते थे। हीनयान गौतम बुद्धा को केवल मनुष्य मानते थे, इसीलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अगर इनको ईश्वर का रूप मानते तो मूर्ति पूजा का समर्थन करते। इनके कोई तीर्थ स्थान नहीं है। जब मूर्तियां नहीं है, मंदिर नहीं है, तो तीर्थ स्थान नहीं होते हैं। ये श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में अधिक पाए जाते हैं। महायान ये मूर्ति पूजा करते हैं। महायान गौतम बुद्धा को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। इनके 4 तीर्थ स्थान है और बाकी स्थान भी है फेमस, लेकिन 4 मेन तीर्थ स्थान है। तो ये हुई हमारे कौन से? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हमने क्या क्या पढ़ा? महात्मा बुद्ध पढ़े, उनका जीवन काल पढ़ा। उसके बाद बौद्ध धर्म जो बुद्ध संघ था उसके बारे में पढ़ा। 4 बुद्ध जो बौद्ध संगीति थी वो पढ़ी। अब हम जैन धर्म पढ़ेंगे। देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं, ये आप जानते हैं। पहले कौन थे? ऋषभदेव। इनके 2 पुत्र थे, कौन से? भरत और गौतमेश्वर। गौतमेश्वर। इनके हाथों में ऐसा माना जाता है कि 200 हाथियों का बल था। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। इनकी मृत्यु संवेद शिखर जो है वहां हुई। इस पे अभी काफी बवाल चला था थोड़े समय पहले, अगर आपको याद हो, संवेद शिखर के ऊपर। तो उस पे किसका मंदिर बना हुआ है? पार्श्वनाथ का। इन्होंने 4 महाव्रत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह दिए किसने? जो पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने। इसमें 5वां किसने जोड़ा? भगवान महावीर ने। 24वें तीर्थंकर कौन? भगवान महावीर या अंतिम तीर्थंकर। जन्म हुआ कहाँ? 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में। महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में। बचपन का नाम? वर्धमान। पिता का नाम? सिद्धार्थ। ग्रातक कुल के थे, ध्यान तक नहीं, ज्ञातक कुल के। माता त्रिशला। पत्नी यशोदा। देखिए महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्री प्रियदर्शना या जिसको अनुजा कहा जाता है। दामाद जमाली, यही इनके फॉलोअर भी बने पहले। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपना गृह त्याग किया। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में, क्या कहा गया उसको? महाभिनिष्क्रमण। इनकी सबसे पहली मुलाकात किससे हुई? मक्खली पुत्र कुशाल, आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर थे। भाग्यवादी धर्म नाम, जो भाग्यवादी संप्रदाय है एक आजीवक, उनसे इनकी मुलाकात हुई। 12 वर्ष की तपस्या के बाद वर्धमान को जम्बिग्राम में रिजुपालिका नदी, रिजु का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, रिजुपालिका नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद ये क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए या कैवलिन कहलाए या जिन या निर्ग्रंथ। जो पूरी तरीके से क्या हो गया हो? मुक्त हो गया हो, उसको क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ या जिन या कैवलिन या कैवल्य। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं वैसे तो।
प्रथम शिष्य कौन हुए इनके? जमाली, जो इनके दामाद थे। महिला चंदना। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा। यहाँ से देखिए, जब हम मूर्तिकला पढ़ते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, तो 3 मूर्तिकला के वो पढ़ते हैं हम क्षेत्र, कौन कौन से? एक अफगानिस्तान में, एक मथुरा में, और एक अमरावती जो दक्षिण में है। तो उनमें मथुरा जो है उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों की मूर्तियां मिलती हैं। तो प्राचीन काल में जैन धर्म का केंद्र था मथुरा। मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने 11 शिष्यों को नियुक्त किया। ये 11 गणधर कहलाए। आर्य सुशर्मन, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाला इकलौता गणधर कौन था? सुशर्मन। शर्मन नाम था इनका। ये जो पहली संगीति हुई उसके भी अध्यक्ष बने थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जैन यूनियन। 468 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। कहाँ? पावापुरी में। पावापुरी। 300 बीसी मगध। ये छोड़िए आप। उसके बाद जैसे हमने 4 बौद्ध संगीतियां याद की, अब हम 2 जैन संगीतियां याद करेंगे। पहली संगीति, जैन संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, जहां तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ये किसके समय हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र पौत्र अशोक के समय। चेयरमैन कौन थे इसके? स्थूल भद्र। पहली जैन संगीति के चेयरमैन कौन थे? स्थूल भद्र। और शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। में क्या क्या कार्य हुए देखिए। जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। कौन कौन से? श्वेतांबर और पीतांबर। पीतांबर नहीं, सॉरी, दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें महिलाओं के लिए स्थान था। ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे। श्वेतांबरों के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी एक महिला थे। दिगंबर जो थे ये भद्रबाहु की शिक्षा को मानते थे। ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये जो इनका विभाजन हुआ था वो मगध में एक, क्या कहते हैं उसको, अकाल आने के कारण जो कुछ लोग दक्षिण की ओर चले गए थे और कुछ लोग मगध में ही रुक गए थे। तो वहां से इनकी 2 शाखाएं और इनके बीच में विभाजन स्टार्ट हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में। दिगंबर भद्रबाहु की शिक्षा को मानते थे। ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये महात्मा बुद्ध को, जो सॉरी महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। लेकिन जो मल्लिनाथ जी जो थे वो इनके अनुसार क्या थे? एक पुरुष थे, और श्वेतांबरों के अनुसार एक महिला थे। सेकंड जैन संगीति 513 एडी। स्थान क्या है? वल्लभी, गुजरात। चेयरमैन कौन है? क्षमा श्रमण। क्षमा श्रमण। इसी महासंगीति के दौरान जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया और इनके ग्रंथ क्या कहे गए? आगम। ग्रंथ क्या कहे गए इनके? आगम। अब देखिए यहां तक क्या था, जो धार्मिक आंदोलन था उसके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले एक बार वापस रिकॉल कीजिए, हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम सबसे पहले 3 पाषाण काल पाषाण युग की चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद सिंधु घाटी पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी के स्थान पढ़ चुके हैं, उनकी नदियां पढ़ चुके हैं, उनके उत्खनन करता, उसके बाद उनके नगर, उसके बाद ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद हम आए किस पे? अपने जो धार्मिक आंदोलन है उनके ऊपर। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा बौद्ध के में भी सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जीवन काल, उसके बाद उनकी 4 बौद्ध संगीतियाँ, उसके बाद महावीर स्वामी जी से पहले पार्श्वनाथ जी। तो इस तरीके से अब हम कहाँ आए? अब हम आए महाजनपद काल में, इसको माना जाता है 600 BC से प्रारंभ महाजनपद काल। सॉरी।
अब हम चलते हैं महाजनपद काल की ओर। तो उससे पहले अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले टाइम में भी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप कर सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमने शुरुआत कहाँ से की, वैदिक काल, जो सिंधु घाटी या उससे भी पहले से, तो वहाँ से पश्चिम की साइड से हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब हम आ गए कहाँ, गंगा के जो मैदान थे वहाँ। क्यों? क्योंकि गंगा का मैदान क्या था, उर्वर था, पानी पूर्ण रूप से अच्छी पानी की मौजूदगी थी, खेती अच्छी थी, जमीन अच्छी थी, तो कृषि के लिए उपयुक्त था। तो धीरे धीरे जब संसाधन बढ़ने लगे, लोहे की खोज हो चुकी थी, तो अस्त्र शस्त्र धीरे धीरे तैयार होने लगे, तो अब जनपदों का उदय होगा धीरे धीरे। तो देखिए, सबसे पहले किसका उदय हुआ? मगध का। मगध में भी हम कौन कौन से राजवंश पढ़ेंगे, देखिए उसकी एक ट्रिक है, ना का। सबसे पहले हमारा कौन सा? हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नागवंश या नंदवंश, मौर्य, शुंग और कर्ण। तो इस तरीके से हसीना मासू का ये उनकी ट्रिक है वंशों की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। देखिए 544 बीसी, आपको सन याद नहीं रखना है। इसकी पहली राजधानी क्या थी? राजगृह में। स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। ये गौतम बुद्ध के समकालीन था, याद कीजिए ये वही समय है गौतम बुद्ध के समय का। इसमें इसने अंग राज्य पर आक्रमण करके तो मगध में मिला लिया था। इसने कौशल देवी से विवाह किया, जो कौशल के महाराज प्रसेनजीत की बहन थी। उसी से इसे दहेज में क्या प्राप्त हुआ? काशी प्राप्त हुआ। ये उस समय एक क्या कहते हैं, राजाओं की वो थी कि किसी से विवाह कर, या तो आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीतते थे या विवाह करके दहेज में उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते थे। तो इसने क्या किया, बिंबिसार ने कौशल देवी से विवाह किया और क्या मिला इसको दहेज में? काशी मिला। इसकी दूसरी पत्नी का नाम था चेलन्ना, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, उसके साथ संबंध इसने स्थापित किए लिच्छवी वंश के साथ। इनका एक राज्य वैद्य था जिसका नाम क्या था? जीवक। इसने जीवक को अवंती के महाराज प्रद्योत का इलाज करने के लिए भेजा, जो पीलिया से ग्रसित था। तो जीवक किसका राज्य वैद्य था? बिंबिसार का। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र किसने की? अजातशत्रु ने, जो मगध का अगला शासक बना। इस वंश में जो पिता होगा उसकी हत्या उसके पुत्र द्वारा ही लगभग ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए इनकी राजधानियां अधिक बदलती हुई मिलेगी। जैसे पहली बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह। तो राजगृह में जितने भी लोग या मंत्री या जितने भी उसके शुभचिंतक थे वो किसके थे? बिंबिसार के थे। अजातशत्रु ने जब उसकी हत्या कर दी तो उसको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां उसके शुभचिंतक हों, उसके सारे विश्वास पात्र लोग हों। तो उसको क्या करना था, फिर राजधानी बदलनी थी। महावीर स्वामी 468 ईस्वी और गौतम बुद्ध दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। इसने वज्जी संघ पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इसको मगध में मिला लिया। 483 बीसी में इसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया होगा, ये आपने जो बाहुबली मूवी है उसमें देखे होंगे, रथमूसल और महाशिलाकंटक। ये वो है जो बाहुबली को दिया गया था और जिससे वो पत्थर फेंकता है वो। और रथमूसल ये भल्लाल देव वाला जो रथ के आगे जो चक्र लगा हुआ होता है, ये अजातशत्रु के वो थे, उसने इनका आविष्कार किया था। उसके बाद इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। उदयन इसने गंगा और सोन नदी, अब फिर राजधानी चेंज करेगा, कारण वही जो मैंने आपको पहले बताया। गंगा और सोन नदी के संगम पर एक तट की एक शहर की स्थापना की। कौन सा शहर? पाटलिपुत्र। और इसको अपनी राजधानी बनाया। इसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ये इसके पुत्र थे। उसके बाद जो इसका सेनापति था नागदशक, कौन से वंश का था? शिशुनाग वंश। उसने इसकी हत्या कर दी और कौन सा वंश स्थापित किया? शिशुनाग वंश। तो पहला हर्यक। हर्यक में हमने 3 लोग पढ़े। सबसे पहले बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या की किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या की किसने? उदयन ने। अजातशत्रु के 2 रथमुंसल और महाशिलाकंटक, और उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और इसकी हत्या किसने की?
नागदशक जो इसका सेनापति था, कौन से वंश का था? शिशुनाग वंश का। उसके बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक, इनके संस्थापक मेनली अगर आपको याद रहते हैं तो उतना काफी है, लेकिन फिर भी राजाओं का एक क्रम याद रखिए, क्योंकि राजाओं के क्रम से प्रश्न पूछ लेता है। क्योंकि जो सिंधु घाटी या जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, उसके अलावा फिर राजाओं के क्रम से प्रश्न पूछेगा या फिर उनके जो संस्थापक हैं उनसे प्रश्न पूछेगा। बाकी यूपीएससी में इनसे डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आरपीएससी या आरएसएस भी इनसे नॉर्मली संस्थापक मैच करवाती है जहां तक होता है। लेकिन फिर भी आप एक बार तो पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से याद करने की कोशिश की। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया, अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। इसका उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। 383 बीसी में इसने सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, हम पढ़ चुके हैं। और राजधानी को पुनः वैशाली से कहां ले गया? ये पाटलिपुत्र ले गया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन। इसकी हत्या इसके सेनापति महापद्म नंद ने की और नंद वंश की स्थापना कर दी। इस वंश का अंतिम एवं महान शासक था इसका 8वां पुत्र धनानंद। ये घनानंद या धनानंद दोनों ही नाम है इसके। 326 बीसवी में सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ उस समय भारत का शासक कौन था? धनानंद। धनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसने मगध के सबसे बड़े राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब जिस समय ये सारे वंश चल रहे थे उसी समय विदेशी भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट हो चुके थे। तो विदेशी आक्रमणों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसका? ईरान, या जिसको पर्शिया कहा जाता है, उसका आक्रमण। देखिए पर्शिया ईरान का आक्रमण, ये छोड़िए संस्था, ये भी छोड़िए, देखिए हाँ ये याद रखिए आप। सबसे पहला सफर आक्रमण भारत पर किसने किया? डेरियस ने। को दारा नाम भी दिया जाता है भारत में। ये जो आपने 300 मूवी अगर देखी हो तो उसमें जो डेरियस और वो सारी यही राजा थे। तो डेरियस पहला ईरानी या पर्शियन शासक था जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया 518 बीसी में। दो स्तंभों से ये जानकारी हमें मिलती है, कौन से? वही स्तून और रुकेर स्तूप। के बाद इनके फायदे ये आपको मेंस के लिए याद रखने। डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की, जो पिछली बार आरएस मेंस में भी आया था कि ईरान के जो अभिलेख थे उनमें और अशोक के जो अभिलेख थे उनमें क्या अंतर था, ये प्रश्न आया था। इस वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय था, ये हमें याद नहीं रखना। दूसरा देखिए, पहला भारत पर विदेशी आक्रमण किसका हुआ? पर्शिया का या ईरान का। शासक कौन था? डेरियस। उसके बाद कौन आए? यूनानी आए। यूनानी आक्रमण। मकदूनिया का शासक था कौन? मकदूनिया जगह है एक यूनान में, फिलिप। सिकंदर फिलिप का पुत्र था। 29 वर्ष की आयु में पूरे विश्व को जीता और विश्व विजेता कहलाया। भारत में प्रवेश करने के लिए इसने 3री शताब्दी बीसी में संपूर्ण ईरान का विनाश किया। उसके बाद दारा तृतीय को हराकर अश्वामनी वंश का अंत किया। तक्षशिला में आम्बी नामक शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद इसका टकराव किससे होगा? पोरस से। 326 बीसी में वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? सिकंदर और पोरस के मध्य। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया लेकिन बाद में छोड़ दिया था इसको। सिकंदर ने भारत में 2 शहरों की स्थापना की, कौन सी? निकैया और बुकाफिला। ये इसके घोड़ों के नाम थे, उनके नाम पे ये शहर रखे गए थे, शहरों के नाम। 325 बीसी में तबीयत खराब होने के कारण जब ये भारत से लौट रहा था तो ऐसा कहते हैं कि मलेरिया की वजह से और मच्छर वगैरह काटने की वजह से मृत्यु हो गई थी। बेबीलोन में 323 बीसी में 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ कहते हैं कि मलेरिया की वजह से, कुछ कहते हैं कि इसकी माँ ने इसको जहर दे दिया था। तो पहला आक्रमण किसका? ईरान का। ईरान के बाद किसका? यूनान का। यूनान में कौन? सिकंदर। किसके समय भारत आया? जब पोरस से, उससे पहले आम्बी और पोरस से इसका युद्ध हुआ, हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसमें कौन विजयी हुआ? सिकंदर। अब आते हैं अपन वापस अपने मौर्य वंश की तरफ। देखिए ये सबसे इंपोर्टेंट है, ये पढ़ेंगे हम। और इसके बाद मौर्य वंश के बाद सीधा हम पढ़ेंगे गुप्त वंश और फिर हर्षवर्धन पे जाके हम अपनी जो प्राचीन भारत है इसकी समाप्ति करेंगे। देखिए मौर्य वंश के जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से।
जिसमें सबसे प्रमुख क्या है, अशोक के अभिलेख। ये भारत के सबसे पुराने अभिलेख हैं। इन्हें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये आपको याद रखना है, कौन कौन सी लिपि, खरोष्टी और ब्राह्मी। ये स्टेटमेंट में देता है और वैसे भी पूछता है, खरोष्टी और ब्राह्मी। इनको सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। तो अशोक के स्तंभ सबसे पहले 1837 ईस्वी में किसके द्वारा पढ़े गए, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के 14 शिलालेख हमें प्राप्त हुए। पहला शिलालेख क्या कहता है, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है, पशु बलि पर प्रतिबंध और वन्य जीव संरक्षण। पहला संपूर्ण प्रजा को समर्पित है, पशु बलि पर प्रतिबंध है और वन्य जीव संरक्षण के बारे में। दूसरा, जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम। तीसरा शिलालेख, ब्राह्मणों एवं महामात्यों की नियुक्ति। ये आपको याद रखना है। उसके बाद सातवां याद रखना है आपको, ये अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। उसके बाद 13वां याद रखना है, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में। ये अगर कोई नहीं भी याद रहे तो एक याद रखना है, कौन सा, 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन। उसके बाद अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। शिलालेख मतलब किसी शिला पे लेख लिखा जाए, स्तंभ लेख मतलब एक स्तंभ बनाया जाए, जिसकी प्रेरणा अशोक को कहां से मिली थी, ईरान से। देखिए 7 स्तंभ कौन कौन से, दिल्ली टोपरा, ये अंबाला से प्राप्त हुआ, वर्तमान में फिरोजशाह दिल्ली में स्थित है। मेरठ स्तंभ, ये मेरठ से प्राप्त हुआ, ये भी वर्तमान में कहाँ स्थित है, दिल्ली में। तो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। इलाहाबाद स्तंभ, ये कौशाम्बी से प्राप्त हुआ, वर्तमान में इलाहाबाद में। ये 3 शासकों से संबंधित है। कौन कौन से, इलाहाबाद स्तंभ पे कौन कौन से शासक है, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। सांची स्तूप, ये अब नष्ट हो चुका है। सारनाथ स्तूप, इसी स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। लौरिया नंदनगढ़, ये बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ है। रामपुरवा, ये भी चंपारण से प्राप्त हुआ है। इनकी आकृति पूछता है, ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इनके ऊपर आकृति पूछता है, कौन कौन से पशुओं की आकृति है। तो वो अगर आप याद कर सको तो मैं आपको नोट्स अलग से उनके प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए लौरिया नंदनगढ़ कहाँ से, चंपारण बिहार से। सारनाथ राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। रामपुरवा, ये भी चंपारण बिहार से। इस पे रामपुरवा स्तंभ पे सांड का चिन्ह बना हुआ है, फिर सब या सांड, ये आप याद रख सकते हैं, ये एक बार पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना जो इतिहास है उसके बारे में। 322 से 298 BC, मौर्य वंश का पहला शासक। यूनानी शासक इसे सेंड्रोकोट्स कहते हैं। ये नाम याद रखना है, इसका भी पूछता है, अशोक का भी पूछता है। इसको क्या कहा गया है, सेंड्रोकोटस। चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या करके 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। लेखकों के अनुसार, इनके अनुसार, ये याद नहीं रखना, ये भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। मगध भारत का पहला सम्राट कौन था, धनानंद। चक्रवर्ती सम्राट कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील और ये गिरनार पर्वत जो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसने नहीं, इसके जो एक मंत्री था उसने करवाया। 305 BC में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुई। संधि में क्या क्या हुआ, काबुल, कंधार, हेरात और जेडोसिया, ये नगर चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए। हेलेना से शादी, सेल्यूकस की बेटी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत भेजा, कौन सा, मेगास्थनीज। इसने पुस्तक कौन सी लिखी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। 300 AD में इसने पाटलिपुत्र में जैन महासंगीति का आयोजन करवाया, जिसमें जैन श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुए, ये हम पढ़ चुके हैं। 300 AD में ही यह भद्रबाहु के साथ श्रवण बेला चला गया, जहां संतारा या संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। तो ये हुआ कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। के बाद बिंदुसार। बिंदुसार इसलिए नाम पड़ा इसका, ऐसा कहते हैं कि चाणक्य जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थी, उनकी जो वाइफ थी, उनको थोड़ा थोड़ा करके जो जहर था वो खिलाते थे, हल्का हल्का मामूली सा, जिसके कारण जब बिंदुसार गर्भ में थे तो इनके चेहरे पे जो थे वो हल्के हल्के दाग या ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे।
जिसके कारण इनको कभी चाणक्य पसंद नहीं थे बिंदुसार को। ये इसे सिंहसेन या अमित्रघात, अमित्रघात नहीं, अमित्रघात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, मित्रघात कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, सेंड्रोकोटस। इनकी 16 पत्नियां थी, जिनमें प्रियधर्मा, सुभद्रांगी, जिनका पुत्र कौन था, अशोक था। इसके 101 पुत्र थे। बड़ा बेटा सुसीम था। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी, ऐसा कहा जाता है। केवल तित्स को छोड़कर श्रीलंका का गवर्नर बना के भेजा, किसको, तित्स को। सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर बनाया बिंदुसार ने। अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया। तक्षशिला में कीचक का विद्रोह अशोक ने दबाया था। जब शासक नहीं था, राज्यपाल था उस समय, तब कीचक नामक एक शासक जी था, उसका विद्रोह किसने दबाया था, शासक नहीं, सॉरी, उसका चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार के अंडर में था, उसने विद्रोह किया। कीचक था, उसका विद्रोह किसने दबाया, अशोक ने। बिंदुसार ने सबसे पहली बार सुसीम को भेजा था, दूसरी बार अशोक को भेजा था उसका विद्रोह दबाने के लिए। बिंदुसार सॉरी, बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए, डायमेकस सीरिया से और डायोनियस मिस्र से। 272 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। अशोक को राधामुक्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का अगला शासक बनाया गया। आते हैं सम्राट अशोक। देखिए, सबसे पहले पूछता है कि इनके नाम का वर्णन कहाँ मिलता है हमें, अशोक, तो ये कहाँ से मिलता है, मास के अभिलेख से। क्या नाम मिलता है, अशोक वर्धन। गुर्जर अभिलेख से देव नाम प्रिय, अशोक राजा यानी कि देवताओं का प्रिय। अपना प्रथम विवाह महादेवी से, उज्जैन की राजकुमारी के साथ किया, जिनसे इन्हें 2 संतानें हुई। कौन कौन सी, महेंद्र और संघमित्रा, जिनको श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक ने दूसरा विवाह कलिंग की राजकुमारी चारुवाकी से किया। चारुवाकी से दूसरा पुत्र हुआ, जिसका नाम क्या हुआ, कुशाल। कुशाल का पुत्र तथा अशोक का पौत्र दशरथ था, जिसने गुफाएं बनवाई थी आजीवकों के लिए। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ, डेट याद रखनी है, 261 बीसी। कौन से शिलालेख से, 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। इस युद्ध का कारण क्या था, ऐसा माना जाता है कि हाथियों की प्राप्ति, उड़ीसा में हाथी बहुत होते थे उस समय। कलिंग का शासक कौन था, नंदराज। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसे खारवेल ने लिखवाया था। ये चेदी वंश का सबसे महान राजा था। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। किसने लिखवाया, खारवेल ने। कौन से वंश का शासक, चेदी वंश का। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म की शिक्षा मोगलीपुत्र तिस या उपगुप्त ने दी। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की और शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। तो अशोक के बारे में ये थी जनरल सी बातें। और इन यात्राओं का उल्लेख हमें कहां से मिलता है, रुम्बिंदेई अभिलेख से। अशोक ने वितस्ता या झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की। उसने अपने शासनकाल में पशु बलि को निषेध किया और भारत का राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। अपने शासनकाल में सांची स्तूप एमपी में स्थित है, इंडिया बिगेस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट धार्मिक स्तूप। 251 बीसी में अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति महासंगीति का आयोजन किया पाटलिपुत्र में। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया, ये भी बात कर चुके हैं। अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीवकों को दान की। शैव धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय, ये अशोक का इनको भी संरक्षण दिया अशोक ने। अशोक पहले शैव माना जाता है कि अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था, उसके बाद बौद्ध धर्म और फिर आजीवक संप्रदाय के लोगों को सॉरी ने बराबर की गुफाएं दान की। इसका उत्तराधिकारी पुत्र कुशाल और फिर पौत्र दशरथ हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या किसने की, किस सेनापति, पुष्यमित्र शुंग ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, शुंग वंश। देखिए, शुंग वंश 185 से 72 बीसी तक इसे भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश माना जाता है। फाउंडर कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि इन्हीं के दरबार में थे, पतंजलि इनके पुरोहित थे पतंजलि। इसे भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने 84,000 स्तूपों को ध्वस्त किया। संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास
इन्हीं के शासनकाल में हुआ, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, तो संस्कृत में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, जो जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। महाभाष्य की रचना की। संस्कृत व्याकरण योग की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है? पतंजलि के द्वारा। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? विदिशा, एमपी को। इसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र शुंग था, जिसके ऊपर कालिदास का जो नोवेल है मालविका अग्निमित्रम, वो किसके, उसका जो पात्र कौन है? अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा है ये अग्निमित्र। इसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास के द्वारा। कब लिखी गई? गुप्ता पीरियड में। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। इसने सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई। ये वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। तो जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक बृहद्रथ, और जो शुंग वंश था उसका अंतिम शासक देवभूति। इसके बाद आया कौन सा, जो मैंने आपको ट्रिक बताई, हसीना माशुका। तो इस तरीके से कण्व वंश, फाउंडर कौन था? वासुदेव। इसका पुत्र था, इसका पुत्र कौन था? सुशर्मा। इसके बाद आया कौन सा? सातवाहन वंश। देखिए 28 बीसी से तीसरी सेंचुरी, इसी के बीच में जो कुषाण थे उनका आक्रमण होगा। इससे पहले हम 2 विदेशी आक्रमण कौन कौन से पढ़ चुके? ईरान और यूनान। उसके बाद आएंगे कौन? कुषाण। कहाँ से आएंगे? जो पूर्वी चीन और उस तरफ का एरिया है यहाँ से, और यूची कबीले से माने जाते हैं, वहाँ के लोग थे कुषाण, वो इसी समय पे आक्रमण करेंगे। देखिए सातवाहनों की जो राजधानी थी वो क्या थी? महाराष्ट्र। फाउंडर तिमुक। पहला महान शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। दूसरा महान शासक कौन था? हाल की पुस्तक याद रखनी है कौन सी? गाथा सप्तशती। बहुत एग्जाम में पूछी है गाथा सप्तशती। किसने लिखी है? हाल ने। कौन से वंश का शासक था? सातवाहन वंश का। इस वंश का सबसे महान राजा, 23वां राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये जो थे, ऐसा माना जाता है कि ये मात्र सत्तात्मक राजवंश था, इसलिए ये अपने माता का नाम आगे लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी इनकी माता का नाम था। इसी ने भारत में शीशे के सिक्कों का चलन चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और सोने के सिक्के कौन चलाएंगे? कुषाण आके। इसने ब्राह्मणों को भूमिया दान में दी। इसी ने नाम से पहले माता का नाम लिखवाने की प्रथा चलाई। ये भारत का तीसरा चक्रवर्ती सम्राट था। पहला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, उसके बाद कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र जो कि इस वंश का अंतिम शासक था, क्या था? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इसने दक्षिण में आक्रमण करके आंध्र क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। किसने? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने। अब इसके बाद विदेशी आक्रमण होंगे, इंडो ग्रीक्स के आक्रमण। ग्रीक कहाँ के थे ओरिजिनली? यूनान के। फाउंडर कौन था? डिमिट्रियस। कैपिटल क्या थी इनकी? सिंध। इसके बाद इसका महान शासक कौन था? मिलिंद। के बारे में आपने मिलिंद पन्हो पढ़ी होगी, सुनी होगी, मिलिंद पन्हो। ये इतिहास का प्रथम शासक था जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया। इसने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया। इसने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बौद्ध भिक्षु नागसेन से की। और मिलिंद और नागसेन का जो वार्तालाप है वही मिलिंद पन्नों में हमें मिलता है। इसके बाद आए कौन? शक। कहां से आए? मध्य एशिया से। भारत में इनकी 5 शाखाएं थी: कश्मीर, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और दक्कन। कश्मीर, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और दक्कन। इस वंश का महान शासक कौन था? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख इसी ने लिखवाया था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सुना होगा आपने, संस्कृत भाषा का अभिलेख है। लास्ट रूलर कौन था? रुद्रसेन थर्ड। इसकी हत्या चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा की गई, जिसने भारत में शक वंश का अंत किया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड गुप्त वंश का शासक है। शकों का अंत करने के कारण इसकी उपाधि क्या मिली इसको? शकारी। शकों का अरी मतलब शत्रु। शकारी किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त सेकंड की। किसकी हत्या की? रुद्रसेन थर्ड की।
जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया? रुद्र दामन ने। इसके बाद आए कुषाण, कहाँ से थे? वेस्टर्न, पश्चिमी चाइना के। इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क। कौन से कबीले के थे? यूची कबीले के। इसने शक वंश का अंत कश्मीर से किया और 78 एडी में शक संवत चलाया। शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने। कनिष्क के राज्यारोहण का साल है कनिष्क का 78 एडी। अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में इसने कश्मीर में चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। ये इतिहास का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया। और सोने के सिक्के चलाए किसने थे? मेनांडर ने। और इसने सिक्कों पर तिथियां एवं शासकों के नाम छपवाने की प्रथा की शुरुआत की किसने? क्या नाम है? कनिष्क ने। तो ये हुए कौन से? कुषाण। के बाद आता है हमारा अगला इंपोर्टेंट पीरियड, कौन सा? गुप्ता पीरियड। देखिए, गुप्त काल को इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय विज्ञान, साहित्य, कला, इन तीनों के क्षेत्र में खूब विकास हुआ। विज्ञान में आपको बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं, उनकी साहित्य में साहित्यकार और उनकी किताबें याद रखनी है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गुप्त काल से पूछे जाएंगे और कुछ कला है उनके बारे में आपको याद रखनी है। देखिए, पुरातात्विक स्रोत क्या है इनके? जैसे हमने मौर्यों के पढ़े, अशोक के स्तंभ, मेहरौली पिलर लेख चंद्रगुप्त सेकंड का, ये वही है जिसपे कहा जाता है कि जंग नहीं लगती। पूना ताम्रलेख प्रभावती का, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, इलाहाबाद समुद्रगुप्त हम पढ़ के आए थे, समुद्रगुप्त का भी पे क्या है? उत्कीर्ण है, शिलालेख पे उत्कीर्ण है। एरन अभिलेख भानुगुप्त, जिसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का भारत में प्रथम साक्ष्य एरन अभिलेख से। किसका है? भानुगुप्त का। बिलसाड़ अभिलेख कुमारगुप्त का, भीतरी गुम्फा स्कंदगुप्त का। तो ये आपको याद रखनी है, मेहरौली चंद्रगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, एरन अभिलेख आप याद रखना, ये सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भारत में मिलता है एरन अभिलेख से। किसका है? भानुगुप्त का। देखिए, इसके बाद गुप्त काल में मंदिर बनना स्टार्ट हुए थे। भारत का प्रथम मंदिर दशावतार मंदिर कहा जाता है, देवगढ़ झांसी में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं इन्हीं के समय बनना स्टार्ट हुई। केव नंबर 16, 17, 19 ये गुप्ता पीरियड में बनी। साहित्यिक स्रोत क्या है? देखिए, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना। मेघदूतम, बादलों के द्वारा संदेश भेजा जाता है इसमें। रघुवंशम, भगवान राम के जो वंश है उसके बारे में। विक्रमो उर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव और ऋतु संहार। कुमार संभव, कुमार कार्तिकेय की कथा है इसमें, और ऋतु संहार कालिदास की याद रखनी है। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस स्लाइड से, अगर कोई क्वेश्चन गुप्त वंश से आएगा तो आपको इस स्लाइड से मिलेगा। कौन सा? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये चंद्रगुप्त सेकंड है की कहानी है इसमें। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। वराहमिहिर की बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका। कौन कौन सी? बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। बाणभट्ट की हर्षचरित और कादंबरी। बाणभट्ट की कौन सी है? हर्षचरित्र और कादंबरी। हर्षवर्धन खुद भी एक राइटर था। अच्छा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कौन कौन सी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उसके बाद कामंदक की नीतिशास्त्र। आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। अमर सिंह की अमरकोश। वात्स्यायन की कामसूत्र, वात्स्यायन। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। वत्स भट्टी की रावण वध। धन्वंतरी अणु सिद्धांत या सोमदेव की कथा सरित सागर। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कल्हण की राजतरंगिणी। तो इनमें सारी याद रखनी है, 15 की 15 याद रखनी है। और ये 15 में से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। चाहे तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके वापस बैक लेके इसको वापस से सुनिए, इनमें से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको वीडियो या पटवार वाले एग्जाम में मिलेगा। इन स्रोतों के अनुसार श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश का संस्थापक था।
ऐसा माना जाता है कि ये जो थे मौर्यों के और बाद में कुषाणों के, और इनके शासनकाल में ये उनके सेनापति के रूप में या जो उनके सहायक के रूप में कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी स्थिति मजबूत होती गई, फिर ये स्वयं शासक के रूप में आने स्टार्ट हो गए। इनके तो जो प्रथम शासक था जिसने गुप्त वंश की स्थापना की, वो कौन था? श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की। यहां से महाराजा की उपाधि स्टार्ट होगी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था और महाराजा की उपाधि इसने भी धारण की। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश का है। 319 में इसने गुप्त संवत चलाया। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने 78 AD में। 319 में गुप्त संवत। इसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ये गुप्त काल का प्रथम शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। इसका उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त, इस वंश का सबसे महान शासक। इसे भारत का नेपोलियन इतिहासकार किसने कहा? नेपोलियन किसने कहा? इतिहासकार V.A. स्मिथ ने। जबकि नेपोलियन पैदा हुआ है कब? 1700 ईस्वी के आसपास, है ना। और समुद्रगुप्त पैदा हुआ है कब? 335 में इसका जो शासनकाल था वो समय है। तो नेपोलियन को वहाँ का क्या कहना चाहिए? समुद्रगुप्त कहना चाहिए, लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये इतिहासकारों के अपने अपने नजरिए। इसने 12 शासकों को दक्षिण पथ में, 9 शासकों को उत्तरा पथ में, मतलब कि उत्तर की साइड 9 शासकों को, 12 दक्षिण की साइड में उनको पराजित किया। ये भी एक चक्रवर्ती सम्राट बना। विक्रमांक उपाधि धारण की। इसने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसने हरिसेन को अपनी विजयों का वर्णन करने के लिए इलाहाबाद स्तंभ लेख के लिए नियुक्त किया। समुद्रगुप्त एक कवि था और वीणा वादक था। ये एक कविराज की उपाधि धारण की। इसके सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया और वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षुक इसके दरबार में रहा करता था। इसके बाद रामगुप्त, वहां से पता लगता है देवी चंद्रगुप्तम और एरन अभिलेख। चंद्रगुप्त सेकंड इस वंश का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त सेकंड। ये इसका भाई था रामगुप्त का। ये भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे। तो इन नवरत्नों के नाम याद रखने हैं, इनकी कृतियां याद रखनी है आप। पहला अमर सिंह, पढ़ चुके हैं हम, और कोषागार था। पुस्तक का नाम अमरकोश। के बाद धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, ये कवि और नाटककार थे। क्षणपक ज्योतिष शास्त्री थे। शंकु स्थापत्यकार था। बेताल भट्ट जादूगर थे। वराहमेर खगोल शास्त्री थे। वररुचि एक संस्कृत के महान विद्वान थे। इनकी कृतियां पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त सेकंड के। चंद्रगुप्त सेकंड ने रुद्रसेन की हत्या की। कौन से वंश का शासक था? शक वंश का, इसलिए उपाधि क्या मिली? शकारी। इसने बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य भारत में लगभग 3 से 4 लोगों ने उपाधि धारण की, जिनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है और इतिहासकारों में भी कंफ्यूजन है कि कौन सा विक्रमादित्य, कौन सा चंद्रगुप्त। 399 AD में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आया और ये भारत 15 वर्ष रहा। फाहियान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त सेकंड के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके बाद कुमारगुप्त में एक फैक्ट याद रखना है। कौन सा? इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। 413 AD याद रहे नहीं रहे, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापनाकार कौन है? कुमारगुप्त, जो कि वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाता है। यह बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। महान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उससे तुलना की गई है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के समय के हैं। दूसरा उत्तराधिकारी इसका पुत्र स्कंदगुप्त हुआ। इसे इस वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। इसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की दोबारा मरम्मत करवाई। इसने चक्रपालित, जो गुजरात का गवर्नर था प्राणदत्त, उसका पुत्र है, उसने मरम्मत करवाई थी। इसी के शासनकाल में हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ। और शासक कौन था हूणों का? तोरमान।
तोरमाण को स्कंदगुप्त ने पराजित किया। एहोल अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख, रूलर ऑफ दैट टाइम हु रिटन दिस, कौन? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का एक महान शासक। इसके बाद आते हैं हम किस पे? हर्षवर्धन पे। और यहां हम समाप्ति करेंगे हर्षवर्धन पे अपने किसकी? प्राचीन इतिहास की। इसके बाद आगे हम मध्यकालीन भारत की एक वीडियो में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, इसी तरीके से क्विक रिवीजन की, और उसके बाद एक आधुनिक भारत की छोटी छोटी वीडियो रहेंगी और थ्योरी वाली वीडियो रहेंगी। और इनके जो PYQ और इनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या पहले आ चुके हैं मॉक टेस्ट के रूप में, मैं आपको एक हिस्ट्री के लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, एक PDF। वो आप उस PDF, ये वीडियो देखने के बाद वो PDF से क्वेश्चंस लगाएंगे, तो हिस्ट्री से आपका कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, इतना मुझे भरोसा है, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो। देखिए, हर्षवर्धन, इसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। यह पुष्यभूति वर्धन वंश का सबसे महान शासक था। इस वंश की राजधानी थानेश्वर थी, हरियाणा में। दूसरी राजधानी कन्नौज। इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोमती था। इसके बड़े भाई का नाम राजवर्धन और बहन राज्यश्री था। 606 AD में इसने हर्ष संवत चलाया। 629 AD में हिंसांग इसके समय आया और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 16 वर्ष तक भारत में रहा। इसने नालंदा से बौद्ध शिक्षा प्राप्त की। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? CU की। हिंसांग की क्या है? CU की। भारत में अपनी यात्रा के दौरान गुजरात के लखपत और दक्षिण भारत के कांचीपुरम की भी यात्रा की। हर्षवर्धन का दरबारी कौन था? बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित्र और कादंबरी। हर्षवर्धन ने नागानंद और रत्नावली प्रियदर्शिका नामक पुस्तकें लिखी और 647 AD में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूर्व मध्यकालीन भारत, ये हम पढ़ेंगे किसमें? राजस्थान का जो इतिहास है उसमें। इसमें हम गुर्जर प्रतिहार और चालुक्य और ये सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको कवर करेंगे अलग से, या तो एक अलग वीडियो में इसके लिए डाल दूंगा, या फिर इसके लिए हम राजस्थान के इतिहास को प्रेफर करेंगे, वहां हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे। तो देखिए, एक बार मैं आपको, अब यहां तक हम आए 647 AD तक। के बाद के काल को कहा जाता है या तो राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल। इसके लिए अलग से कोई वीडियो में डाल दूंगा, या राजस्थान वाले में हम इसको कवर कर लेंगे। 647 से लेके फिर 712 से 1708 तक, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे मध्यकालीन भारत। फिर 1850 से लेके और 1947 तक, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें 18वीं मध्य शताब्दी से मेंशन है, तो 1850 से 1947 तक हम कवर करेंगे। तो एक बार हम 10 मिनट या 5 मिनट में इसका पूरा जो भी हम पढ़ के आए हैं उसको रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। जो भी आंखों के सामने आएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैं वो आपको सुनाऊंगा। आपको अच्छे से ध्यान से अब ये चीज़ें सुननी है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा पाषाण युग। पाषाण युग में हमने पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने आग की खोज की, कुछ औजार बनाए, मनुष्य शिकारी होता था। कहाँ से हमें स्रोत मिले? बोलन घाटी, सोहन घाटी और नर्मदा वैली। इसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में, एक सेकंड, इसको, मध्य पाषाण काल में हथियार छोटे होना स्टार्ट हुए, जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। कहाँ से मिले? बागौर और आदमगढ़। के बाद नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बलूचिस्तान, मेहरगढ़, जहाँ से जौ, गेहूं, कपास, उसके बाद अलावा कोल्डीवा से चावल के अवशेष मिले। बुरझोम नामक स्थान से मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं हमें। इसके बाद हम सिंधु घाटी पे आए। सिंधु घाटी, अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में हमने पढ़ा, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसके बाद 1905 लॉर्ड कर्जन के समय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना। उसके बाद जॉर्ज मार्शल उसके चेयरमैन बनाए गए। उन्होंने 2 लोगों को नियुक्त किया, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। इसके बाद इंडस वैली के हमने स्थान पढ़े, मांडा, तैमाबाद, आलमगीरपुर और सुतकंगडोर, चेनाब रिवर, हिंडन रिवर, गोदावरी रिवर और दास्क रिवर। ये एक शहरी सभ्यता थी, मध्ययुगीन सभ्यता थी। के बाद हम आए इनके स्थानों पे, हड़प्पा सभ्यता की खोज,
दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो आर.डी. बनर्जी सिंधु नदी के किनारे, सुतकेंगेडो आर.एल. स्टेम दास्क नदी के किनारे, चंदहुदड़ो मजूमदार इंडस नदी के किनारे, इसके अलावा लोथल एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा अमलानंद घोष ने घग्गर नदी के किनारे। उसके बाद हमने हड़प्पा में बृहद अन्नागार पढ़ा, कब्रिस्तान पढ़ा, हड़प्पा से उर्वरता की देवी की मूर्ति, संघ का बना हुआ बैल। मोहनजोदाड़ो से विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, नटराज की मूर्ति, शिव तांडव, पशुपति की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह, नृत्य करती हुई बालिका और कुएं के साक्ष्य, महाविद्यालय भवन ये पढ़े। चंदहुदड़ो एक ग्रामीण सभ्यता थी, गोल ईंटें मिली, बेलनाकार मोहर है। उसके बाद लोथल, लोथल से हमने बंदरगाह और इसकी वाणिज्यिक राजधानी, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि जुड़वा राजधानी किसने कहा, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके बाद आई वैदिक सभ्यता, 1500 से 1000 तक और 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है, 10 मंडल है, 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन, 10वां मंडल सबसे नवीन। तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद इंद्र सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं, और पूषण जो है वो पशुओं के देवता माने जाते हैं। ये फैक्ट आप याद रखना, ये किसी एग्जाम में आया था। सामदेव, और इसके जो ऋग्वेद के जो उच्चारण करता है उनको होत्री कहा जाता है, सामवेद के उच्चारण करता उद्गाता कहे जाते हैं। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित था, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, इसके उच्चारणकर्ता अधर्व्यू कहे जाते हैं। अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता ब्रह्मा कहे जाते हैं। ये कर्मकांड से संबंधित था। उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड में हम प्रवेश करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद धार्मिक आंदोलन शुरू होते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। नाम था सिद्धार्थ, पिताजी का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया, मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल, सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक। महाविनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में। उसके बाद ज्ञान प्राप्त किया लार कलाम और रुद्र रामपुत्र से। 6 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश दिया उसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में दिया। उसके बाद हमने 4 बौद्ध संगीति पढ़ी, जिनमें सबसे पहले पहली जो थी राजगृह में अजात शत्रु के समय अध्यक्ष महाकश्यप 2 पिटकों की रचना हुई, सुत्त पिटक और विनय पिटक। दूसरी वैशाली में कालाशोक के समय सावकमीर अध्यक्ष थे। स्थावीर और महासंगिक 2 भागों में विभाजित हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय मोगलीपुत्र तित्स इसके अध्यक्ष थे, जिसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई। चौथी महासंगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। उसके बाद हीनयान मूर्ति पूजा करने वाले थे, महायान जो हीनयान मूर्ति पूजा को हीन मानते थे और महायान जो थे मूर्ति पूजा करते थे। ये इनमें मेन डिफरेंस था। इसके बाद जैन धर्म हम पढ़े। सबसे पहले ऋषभदेव और गौतमेश्वर बाहुबली के बारे में हमने जाना, पार्श्वनाथ के बारे में जाना, संबित शिखर, 4 जो महाव्रत थे उनके बारे में जाना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह पार्श्वनाथ ने दिए। 5वां जोड़ा इसने महावीर स्वामी ने, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, बचपन का नाम था वर्धमान, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना या अजोन्ना, जिनको कहा जाता है दामाद जमाली। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। आजीवक संप्रदाय के जो मखली पुत्र गोसाल थे उनसे मुलाकात हुई। जंबिक ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य या जिन कहलाए। प्रथम शिष्य थे इनके जमाली। महिला चंदना, मथुरा इनका प्रथम प्रमुख केंद्र था। इसके बाद 2 जैन संगीति पढ़ी हमने। पहली पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थूलभद्र। इसमें जैन धर्म 2 कम्युनिटीज में डिवाइड हो गया। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे, महिला मानते थे किनको? मल्लीनाथ जी को। उसके बाद सेकंड पढ़ी हमने वल्लभी में, जिसके जो अध्यक्ष थे क्षमाक्षर थे। में ग्रंथों की रचना की गई जिनको आगम कहा गया। इसके बाद मगध का उत्कर्ष पढ़ा हमने, जिसमें हमने राजवंश पढ़े, हर्यक, शिशुनाग के बाद हर्यक, शिशुनाग, हर्यक वंश,
आर्यक, उसके बाद शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश और शुंग और कण्व। ये हमने 6 राजवंश पढ़े। इनके बीच में हमने ईरान और पर्शिया जिसको कहते हैं और यूनान का आक्रमण पढ़ा, डेरियस पढ़ा, फिर उसके बाद सिकंदर पढ़ा, यूनान का 323 बीसी में आक्रमण किया। उसके बाद हम आए किस पे, गुप्त वंश पे। बीच में हमने पढ़ा सातवाहन और किसको, कुषाणों के बारे में। यूची कबीले के थे, वेस्टर्न चाइना से आए थे, और शक जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। शकों के जो अंतिम शासक था रुद्रसेन, उसको मारा किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, और उपाधि धारण की, जो गुप्त वंश का शासक था, उपाधि धारण की किसकी, सकारी की। इसके बाद पढ़ा हमने किसके बारे में, गुप्तों के बारे में, जिसमें पढ़ा हमने समुद्रगुप्त पढ़ा, चंद्रगुप्त पढ़ा, चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ा। फिर उसके बाद अंत में हमने किसके बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में, और हमने प्राचीन इतिहास अपना यहाँ समाप्त किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम मध्यकालीन भारत कवर करेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।